को 50,000 रुपए देने थे। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 50,000 रुपए नहीं दिए, तो क्या मिस्टर ए मिस्टर बी के अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हैं? आंसर विल बी यस, जा सकते हैं। यानी इस एग्रीमेंट को लेकर के हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो वहां पर बोला जाता है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। पार्टीज के बीच में चलता है, तो उन दोनों के बीच में एक रिलेशन हो गया ना, एक प्लेंटिफ का और एक डिफेंडेंट का, बिल्कुल कर सकता है। क्या बाप बेटे के बीच में केस नहीं होते? हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू जीएनजी 2.0। तो एक बार फिर से आप लोगों का जीएनजी में स्वागत है। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने आईआरएफ कंप्लीट किया था। अब उसके बाद में बारी आती है महा सब्जेक्ट की या महा चैप्टर की, सबसे बड़े चैप्टर की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का वेटेज आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा होता है, ये बात आपको पता ही होगी। और ये चैप्टर अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, तभी मैं बार बार इसको सब्जेक्ट ही बोलता हूं, मैं इसको चैप्टर नहीं बोलता। ये अपने आप में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है ना। तो एक तो इसका वेटेज भी बहुत है और दूसरा ये बड़ा भी अपने आप में बहुत है, ठीक है। और मैं एक बार फिर से आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप लोग एक बार मॉड्यूल से पढ़ चुके हो, एक बार आप अच्छे से पढ़ाई कर चुके हो। इस समय आपको जरूरत है रिवीजन की, ठीक है। तो अगर हमने एक बार मॉड्यूल से पढ़ा हुआ है और 2 बार रिवीजन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, एक अभी जीएनजी 2.0 में और एक एग्जाम टाइम में। हम लोग हमेशा आते हैं, लाइव आते हैं और लाइव में भी आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवाते हैं। तो अगर हमने एक बार मॉड्यूल से पढ़ चुके हैं, उसके बाद में अब हम अगर 2 बार पढ़ ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी तैयारी ठीक ठाक है, ठीक है। तो 2 बार रिवीजन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। लेकिन बेटा मैं फिर से यही बात कहूंगा कि अगर आपने मॉड्यूल से नहीं पढ़ा है तो यहां पर आप रिवीजन करो, और रिवीजन करने के बाद में एक बार मॉड्यूल से रीडिंग जरूर करना है ना। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1। तो यूनिट 1 तो बहुत आसान है और सभी को ही आती होगी। यूनिट 1 में बताया गया है बेसिकली नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात यहाँ पर करी गई है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो देखो, नॉर्मल हम अपनी जो ऑर्डिनरी लाइफ होती है ना, जो नॉर्मल लाइफ होती है, नॉर्मल लाइफ में डेली रूटीन पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कई बार यही पता नहीं होता कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, क्योंकि ये सब तो लीगल टर्म्स है ना। अब जिन लोगों ने कानून नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने लॉ नहीं पढ़ा, उनको क्या पता कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। ये सब उन लोगों के लिए जनरल वर्ड्स है। इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लीगल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ये लोगों को नहीं पता होता। लेकिन हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोगों ने लॉ को पढ़ा हुआ है, लॉ को समझा हुआ है, तो हम लोगों को पता है कि बेसिकली जो डेली रूटीन में ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो ट्रांजैक्शंस में लॉ की और कॉन्ट्रैक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हैं, कौन कौन से राइट्स होते हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को पता है। तो एक बार समझते हैं फटाफट से कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो देखो, ऑर्डिनरी लाइफ में हम लोग जैसे मान लीजिए कि मैंने ओला बुक करी, ठीक है, ये भी अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं ट्रेन से ट्रेवल कर रहा हूँ, ये भी अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं ग्रोसरी स्टोर पे गया, ग्रोसरी स्टोर में जाकर के घर का सामान खरीदा, ये भी अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है। मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खरीदी, ये भी अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है। ये डेली रूटीन के ट्रांजेक्शन है। लेकिन यहाँ पर हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बोला कि भाई क्या तुम मेरी बाइक 50,000 रुपए में खरीदोगे? क्या तुम मेरी बाइक 50,000 रुपए में खरीदोगे? मिस्टर बी ने कहा हाँ भाई खरीद लेंगे, ठीक। तो अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को यहां पर क्या दिया? एक प्रपोजल दिया, एक ऑफर दिया कि क्या तुम मेरी बाइक खरीदोगे। मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, हाँ मैं आपकी बाइक को 50,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। अब दोनों के बीच में यह तय हो गया कि अगले दिन, नेक्स्ट डे, मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी बाइक डिलीवर करेंगे और मिस्टर बी मिस्टर ए को 50,000 रुपए देंगे। तो यहां पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो, यहां पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं? सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ।
फटाफट से एक बार सारे के सारे वर्ड्स को हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले तो एग्रीमेंट का होना जरूरी है, उस एग्रीमेंट के साथ में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का होना जरूरी है। अब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है बेटा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो यहां पर मिस्टर ए ने सबसे पहले मिस्टर बी को क्या दिया? ऑफर दिया कि क्या तुम मेरी बाइक 50,000 रुपए में खरीदोगे, दिस इज कॉल्ड ऑफर। मिस्टर बी ने बोला हाँ जी मैं आपकी बाइक को 50,000 रुपए में खरीदूंगा। इन्होंने क्या दे दी? इन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर के क्या बना रहे हैं? एग्रीमेंट बना रहे हैं, ठीक। अब ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है। अब इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है, इसको अभी हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। भाई फिलहाल के लिए ये मान करके चलो कि जब कभी हम अपने राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, जब हम अपने राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, तो वहां पर बोलते हैं कि हाँ भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है या इस एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है। अब आपको लगेगा कि सर ऐसे तो हम हर राइट के लिए जा सकते हैं। नहीं, आप हर एक राइट के लिए नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब आप ये मान करके चलो कि जब हम अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, जब सामने वाले की कोई ऑब्लिगेशन बनती है, वो अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर रहा है, तो हम उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो अब यहां पर आप खुद लॉजिक लगाओ कि अगर अगले दिन मिस्टर बी को मिस्टर ए को 50,000 रुपए देने थे, अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 50,000 रुपए नहीं दिए, तो क्या मिस्टर ए मिस्टर बी के अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हैं? आंसर विल बी यस, जा सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर एग्रीमेंट तो है ही, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी है, तो इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सबको समझ में आया होगा, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, और एग्रीमेंट का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। आगे एक बार देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखो एक सिचुएशन दी गई है, बिल्कुल सेम वैसे ही है, मिस्टर ए की और मिस्टर बी की। ए सेल्स कार टू बी ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस, मिस्टर ए अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव कार हैज अ राइट टू रिसीव द पेमेंट। अब देखो इस चीज को समझना, जब भी हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो दो चीजें जरूर होती हैं। देखो जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, सेम यही एग्जांपल ले लेते हैं, एट द रेट ऑफ 50,000, यानी कि मिस्टर ए अपनी कार को बेचेंगे और ये इनकी कार को खरीदेंगे 50,000 रुपए, ठीक है। मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी कार 50,000 रुपए में बेचेंगे और मिस्टर बी 50,000 रुपए में खरीदेंगे। जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, दोनों पार्टीज के पास में अपने अपने राइट्स होते हैं और दोनों पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं। अभी मैंने नाम लिया ना इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ में मैंने क्या बताया कि जब हम अपने राइट्स को लेकर के कोर्ट में जा सकते हैं, या सामने वाले की जो ऊपर जो ऑब्लिगेशंस अराइज हो रही हैं, जब उन ऑब्लिगेशंस वो अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। जब हमारे पास में ये राइट आ जाता है कि हम उसके ऊपर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब देखो क्या होता है ऑब्लिगेशन, क्या होते हैं राइट्स। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रॉमिस किया है कि वो अपनी कार 50,000 रुपए में बेचेंगे, तो मिस्टर ए के पास में भी राइट्स भी होंगे और ऑब्लिगेशन भी होगी, और मैंने दोनों पार्टीज के लिए बोला है, तो इसका मतलब बी के पास में भी राइट्स भी होंगे और ऑब्लिगेशन भी होगी, ठीक। अब मिस्टर ए के पास में राइट क्या है? भाई मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचने का प्रॉमिस किया है 50,000 में, यानी मिस्टर ए के पास में राइट है कि वो बी से 50,000 रुपए ले सकते हैं। तो इसका मतलब इनके पास में राइट किस चीज का है? 50,000 रुपए का। अब 50,000 रुपए कोई फ्री में थोड़ी ना दे देगा आपको, 50,000 रुपए कोई फ्री में थोड़ी ना दे देगा। 50,000 के बदले में इनको क्या देनी पड़ेगी? कार। ऑब्लिगेशन क्या हो गई? कार की डिलीवरी देनी पड़ेगी, डिलीवरी ऑफ कार। अब इसी तरीके से मिस्टर बी के पास में क्या राइट है? मिस्टर बी के पास में राइट है कि वो मिस्टर ए से कार ले सकते हैं, कार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कार ले सकते हैं।
ऑब्लिगेशन क्या है भाई, कार इनको फ्री में थोड़ी ना मिलेगी, इनको भी तो देना पड़ेगा। इनको क्या देना पड़ेगा, 50,000 रुपए। ठीक, अब देखना, जो एक पार्टी का राइट होता है वही दूसरी पार्टी की ऑब्लिगेशन होती है। दोनों पार्टीज के पास में अपने अपने राइट्स हैं, अपनी अपनी ऑब्लिगेशन है। जो एक पार्टी का अधिकार होगा वो सामने वाली पार्टी की ऑब्लिगेशन हो। जैसे देखो, अब मिस्टर ए के पास में एक राइट है 50,000 रुपए लेने का, इनकी ऑब्लिगेशन क्या है, 50,000 रुपए देने की। मिस्टर ए की ऑब्लिगेशन क्या है, कार की डिलीवरी देने की। तो ये इनके पास में राइट हो गया कार की डिलीवरी लेने का। जो एक पार्टी का अधिकार होगा वही सामने वाली पार्टी की ऑब्लिगेशन होगी। इसी वजह से बोला जाता है कि जब सामने वाली पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करती है तो वहां पर हम अपने राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में सामने वाली पार्टी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। तो वहां पर बोला जाता है कि भाई ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, यानी इस एग्रीमेंट को लेकर के हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो वहां पर बोला जाता है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो यहां पर बेटा लीगल ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है, लीगल ऑब्लिगेशन का होना जरूरी। अब आपके दिमाग में आएगा सर लीगल ऑब्लिगेशन तो सब में होती, नहीं बेटा, एक होती है लीगल ऑब्लिगेशन और एक होती है मॉरल ऑब्लिगेशन। जैसे फादर ने अपने सन को बोला कि तुम्हारी रैंक आ गई तो मैं तुम्हें एक आईफोन दूंगा, ये भी तो प्रॉमिस है। तो अब अगर मान लीजिए स्टूडेंट की रैंक आ गई, बच्चे की रैंक आ गई, फादर ने नहीं दिया, तो क्या बेटा अपने फादर के ऊपर स्यू कर सकता है, नहीं कर सकता। ऑब्लिगेशन तो बनती है फादर की भाई, एथिकली और मॉरल ऑब्लिगेशन तो बनती है कि जब बच्चे को प्रॉमिस किया है तो आप बच्चे को दिलाओ ना। एक फ्रेंड ने अपने बाकी के फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया, उसने 5 स्टार होटल में बुकिंग करवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन फ्रेंड्स नहीं आए, तो क्या अब वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर सूट फाइल कर सकता है, नहीं कर सकता। किसी ने किसी को शादी का कार्ड दिया, वो शादी में नहीं आया, तो क्या वो उसके ऊपर केस कर देगा, नहीं करेगा। तो कुछ जगह पर ऑब्लिगेशंस तो अराइज होती है, लेकिन बेटा वो ऑब्लिगेशन लीगल नहीं होती। तो जहां पर लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है वहां पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। दिस इज कॉल्ड इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? तो यहां पर आपको ऑब्लिगेशन और राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा एक चीज और होती है इसमें, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप या लीगल रिलेशन। अब देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सोशल एग्रीमेंट, पर्सनल एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, इन सबको बाहर रखता है। यानी कि अगर कोई पर्सनल नेचर का एग्रीमेंट हो रहा है, कोई सोशल नेचर का एग्रीमेंट हो रहा है, कोई डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट हो रहा है, तो वो उसकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी जगह नहीं होगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई जगह नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते कोर्ट में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केवल और केवल, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ का मतलब बिजनेस, पैसा। तो यानी कि जितने भी कॉमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट्स हैं उन सब की तो जगह है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। लेकिन जो पर्सनल, सोशल, डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट होते हैं, जो घरेलू टाइप के होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए 3-4, तो वो सारे के सारे डोमेस्टिक और सोशल नेचर के एग्रीमेंट माने जाते हैं, उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। दूसरा, अगर आपको ये चीज देखनी है ना, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चों को लगता है कि सर अगर फादर और सन के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ, दोस्तों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में स्टूडेंट ने रिलेशन देखा, हस्बैंड और वाइफ, फादर और सन, फ्रेंड्स। अब स्टूडेंट के दिमाग में आया यार ये दोस्त हैं, ये माँ बाप हैं, ये फादर और सन है, हस्बैंड और वाइफ है, तो इसका मतलब ये सोशल नेचर हो गया। नहीं, ये गलत अप्रोच होती है, इसी में ही आप गलत करके आते हो। हमेशा कभी भी आपको देखना है कि कोई भी एग्रीमेंट सोशल है, डोमेस्टिक है या पर्सनल नेचर का है, तो वहां पर कभी भी रिलेशन को देख करके जज मत करना, हमेशा पूरा क्वेश्चन पढ़ना। क्यों मैं बोल रहा हूं, देखो हमेशा वही एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे जहां पर लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इंटेंशन का मतलब होता है सोच। आपकी सोच क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी सोच है कि ये जो हम एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं ना, इसमें हम केवल रिलेशन क्रिएट नहीं करेंगे,
हम लीगल रिलेशंस को क्रिएट करेंगे। अब लीगल रिलेशन क्या हो गया भाई? ऐसा रिलेशन, ऐसा रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऐसा रिश्ता जिसको हम कानूनी इन्फोर्स करा सकते हो, जिसको लेकर के हम कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट में जब दो लोग एक दूसरे के ऊपर केस करते हैं, जब कोई पार्टी किसी के ऊपर केस करती है, कोर्ट में केस चलता है, तो दो पार्टीज के बीच में चलता है, तो उन दोनों के बीच में एक रिलेशन हो गया ना, एक प्लेंटिफ का और एक डिफेंडेंट का, तो वो लीगल रिलेशन है, कानूनी है। तो जहां पर जब दो पार्टीज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं और उनकी सोच यानी कि उनकी इंटेंशन लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की है, तो फिर इसका मतलब बेटा वहां पर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी होगा, यानी कि वहां पर हम कोर्ट में जा सकते हैं। अब स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि सर एक चीज बताइए, इंटेंशन है सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज कहां होता है? सबसे ज्यादा बच्चा, क्योंकि कोर्ट कचहरी तो आप कभी गए नहीं हो, आपके दिमाग में हमेशा फिल्मों में जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, जो वेब सीरीज में कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, उसमें आपको लगता है यार साबित करना पड़ता है, कानून अंधा होता है, कानून के आंख में काली पट्टी बंधी होती है, कानून अंधा होता है, कानून में हर जगह, कोर्ट में हर जगह हर एक चीज साबित करनी है। सर साबित कैसे करेंगे? ये तो सोच है, सोच तो हमारे अंदर है, सोच तो हमारे अंदर है, दिमाग के अंदर वो दिखाई थोड़ी ना पड़ेगी। भले ही जब हम एग्रीमेंट में एंटर कर रहे थे तो मेरी इंटेंशन थी नहीं, मेरी सोच थी नहीं लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की, लेकिन हमने जज से झूठ बोल दिया मेरी सोच थी। अब झांक लो दिमाग के अंदर आकर के कि मेरी सोच थी कि नहीं थी। कैसे पता लगाओगे कि मेरी सोच है या नहीं है? सोच तो दिमाग के अंदर होती है। तो यहां पर देखो, किसी की भी सोच उसके कंडक्ट से पता चलती है बेटा, उसकी हरकतों से पता चलती है, उसके एक्ट से पता चलती है। यहां पर एक्ट का मतलब वो वाला एक्ट नहीं है, कानून वाला, ये स्मॉल लेटर्स में इसी वजह से मैंने लिखा है ना। यहां पर उसके कंडक्ट से पता चलती है, उसकी हरकतों से पता चलती है। आप कभी भी अगर रिलेशंस दिए हुए तो रिलेशंस देख करके कभी भी ये जज मत करिएगा कि ये एग्रीमेंट पर्सनल नेचर का है, सोशल नेचर का है या कमर्शियल नेचर, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है या नहीं है। आप हमेशा देखिएगा कि वहां पर पार्टीज का जो कंडक्ट है वो क्या है। अब सोचो कि जैसे एक फादर और एक उनका बेटा है, क्या इन दोनों के बीच में कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता? रिलेशन है ना फादर और सन का, क्या इनके बीच में कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता? क्या इनके बीच में अगर कभी भी कोई भी प्रॉमिस होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्या वो हमेशा डोमेस्टिक नेचर का होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे फादर ने अपने बेटे को एक लैंड बेची 50 लाख रुपए, बेटे ने प्रॉपर 50 लाख रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया। फादर ने बेटे के साथ में एक रिटन एग्रीमेंट किया जिसमें उन्होंने बोला कि इस लैंड की ओनरशिप हम अपने बेटे को ट्रांसफर करते हैं, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्री करवाना। एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में इस लैंड को अपने बच्चे के नाम पे ट्रांसफर किया और बेटे ने 50 लाख रुपए फादर को दे दिए। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है? क्या इसमें ये सोशल नेचर का हो रहा है, पर्सनल नेचर का हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। यहां पर अब देखो, लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की इंटेंशन होना, सोच होना, और सोच मैंने कहा पता कैसे करते हैं? कंडक्ट से। तो अब यहां पर कंडक्ट है क्या, हरकतें है क्या? देखो, फादर अपने बेटे को प्रॉपर्टी दे रहा है, फादर के मरने के बाद तो वैसे भी प्रॉपर्टी बच्चे को जानी है, लेकिन फादर को पैसे की जरूरत थी, फादर किसी और को बेचता, उससे अच्छा बेटे ने खरीद लिया। अब बेटा अपने फादर को 50 लाख रुपए दे रहा है, 50 लाख रुपए दे रहा है। फादर बेटे से क्या कर रहा है? फादर बेटे से रिटर्न एग्रीमेंट कर रहा है, साइन कर रहा है, साइन करके रजिस्टर्ड करवा करके बेटे को दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये दोनों लोग जिस समय एग्रीमेंट में एंटर कर रहे थे उस समय इनके कंडक्ट से ये पता चल रहा है, इनके कंडक्ट से ये पता चल रहा है कि ये लोग एक लीगल रिलेशन को क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों के दिमाग में ये चीज चल रही थी एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर सामने वाले ने ब्रीच किया, सामने वाले ने अपने प्रॉमिस को तोड़ा, तो हम उसके ऊपर सूट फाइल कर दें। अब अगर मान लीजिए कि बेटे ने फादर के अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए,
फादर ने लैंड देने से मना कर दिया, फादर ने लैंड देने से मना कर दिया, तो क्या बेटा अपने फादर को स्यू नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या बाप बेटे के बीच में केस नहीं होते? आप कोर्ट में पता करो, हजारों केस चल रहे होते हैं। तो भाइयों के बीच में केसेस चल रहे होते हैं, भाई और बहन के बीच में केसेस चल रहे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वहां पर क्या देखा जाता है? वहां पर यह देखा जाता है कि जिस समय ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं उस समय क्या इनकी इंटेंशन थी लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की? क्या इन्होंने कोई ऐसा कंडक्ट किया है जिससे यह साबित हो रहा है कि ये दोनों लोग जिस समय एग्रीमेंट में एंटर कर रहे थे उस समय इनके दिमाग में ये चीज चल रही थी कि अगर इसने ब्रीच किया, अगर इसने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो हम इसको स्यू कर देंगे। अगर फादर ने अपने बेटे के नाम पे जमीन दे दी होती और बेटे ने पैसा नहीं दिया होता तो फादर क्या बेटे के ऊपर केस नहीं करता? बिल्कुल करता। जज को दिखाता, देखिए सर ये एग्रीमेंट हुआ है मेरे और इसके बीच में, इसके साइन है। अगर ये सोशल और डोमेस्टिक नेचर का होता तो हम कभी एग्रीमेंट करते ही नहीं, हम तो बेटे को ऐसे ही जमीन दे देते। वो होता सोशल नेचर, वो होता गिफ्ट, फ्री में दे दी। लेकिन यहां पर मैं प्रॉपर एग्रीमेंट कर रहा हूं, उससे साइन करा रहा हूं, उससे पैसे के लिए प्रॉमिस उसका लिया है, अब वो देखिए मेरे पैसे नहीं दे रहा है, तो यहां पर फादर बिल्कुल अपने बेटे के ऊपर सूट फाइल कर सकता है। तो मेरी बात समझ में आई? यहां पर बेटा लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की इंटेंशन होना जरूरी है। इंटेंशन का पता कैसे करते हैं? इंटेंशन का पता करते हैं कंडक्ट ऑफ पार्टीज। पार्टीज ने ऐसा कंडक्ट किया है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन क्रिएट हो रहा है। जिस समय पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं उनके दिमाग में ये चीज है कि अगर इसने ब्रीच किया, अगर सामने वाले ने ब्रीच किया तो हम इसके ऊपर कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। ये सोच के साथ में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो 100% लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन डन है। तो इसका मतलब इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी है, और अगर एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है तो 100% वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो एक बार, तो यहां पर हम लोग देखते हैं, देखिए तो मिस्टर ए की ऑब्लिगेशन हो गई और ये राइट हो गया। मिस्टर बी के पास में राइट है कार को लेने का और एक ऑब्लिगेशन है पेमेंट को करने का। तो यहां पर बेटा एक सिचुएशन दी गई है। इस सिचुएशन में आपको बताया गया है कि एग्रीमेंट कैसे बनता है। ठीक है, एग्रीमेंट एक प्रपोजल से बनता है, उसमें एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है, कंसीडरेशन होनी जरूरी है, सारी चीजें अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, therefore such an offer and its acceptance gives rise to a legal obligation against each other, है ना। तो यहां पर ये मैंने आपको पूरा ब्रीफ किया। अब देखो, तो अगर बेटा किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होना है, अगर किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होना है तो वहां पर कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करता है कि ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो एक बार फटाफट से देखते हैं। देखिए, एन अग्रीमेंट इन ऑर्डर टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशंस एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। रिक्वायरमेंट देखिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो मेड बाय फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तीसरा, फॉर अ लॉफुल कंसीडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या किसी भी कानून ने खुद ही डिक्लेयर किया हो कि इस तरीके का एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होगा। अगर इस तरीके का एग्रीमेंट है तो फिर वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो सेक्शन 10 यहां पर ये सारे पॉइंट्स बताता है। ये सारे पॉइंट्स की, तो खैर आपको पता ही होगा, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स की यूनिट्स हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग यूनिट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखो, क्या सेक्शन 10 अपने आप में कंप्लीट है क्या? नहीं, सेक्शन 10 अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट्स दो तरीके होते हैं। और ये बात याद रखना, एग्जाम में हालांकि इतना आसान पेपर नहीं आता है, लेकिन किस्मत अच्छी होगी तो आ भी सकता है। तो अगर एग्जाम में एसेंशियल एलिमेंट्स पूछे जाते हैं तो एसेंशियल एलिमेंट्स को दो पार्ट में करके लिखेंगे। एक लिखेंगे एज पर सेक्शन 10 और एक लिखेंगे अदर्स, है ना। तो सेक्शन 10 अपने आप में कंप्लीट नहीं है।
सेक्शन 10 तो जो बातें बताता है कि वो बताता है कि कैपेसिटी टू पार्टीज होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऐसे एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए जिसको लॉ ने स्पेशली डिक्लेयर किया हुआ है कि ये एग्रीमेंट वॉइड होंगे। तो ये बात बताता है सेक्शन 10। उसके साथ में since section 10 is not complete and exhaustive, so there are certain other section which also contains requirements for an agreement to be enforceable। तो इसके अलावा भी कुछ requirements हैं, अगर ये requirements भी पूरी हो रही होंगी तभी उसको बोला जाएगा enforceability by law। तो देखते हैं not given by section 10 but are also considered essentials of valid contract। सबसे पहले टू पार्टीज होनी चाहिए ऑब्वियसली। क्या कोई एक पर्सन खुद से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? नहीं, तो कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसको मैंने अभी बहुत डिटेल में आपको समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तीसरा, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे वैसे तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं बताई गई हैं, लेकिन हाँ कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस हैं जिसके लिए बोला गया है कि भाई ये एग्रीमेंट, ये राइटिंग में होना चाहिए, इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसमें विटनेस होना चाहिए। तो अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट, कोई स्पेशल लीगल रिक्वायरमेंट गिवन है, तो जब तक आप उस लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर लेते तब तक वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो, लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसका एग्रीमेंट राइटिंग में होना जरूरी है, उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी या बेची ओरल, उसको राइटिंग में नहीं लिया, तो वहां पर फिर कोर्ट आपके प्रॉमिस को, आपके ऑफर को, आपके एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं करेगी। कोर्ट कहेगी भाई जब एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो एग्रीमेंट होगा वो हमेशा और हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो आपने ओरल कैसे किया? तो वहां पर फिर वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। तो वहां पर अगर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी दी गई है तो उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, बिल्कुल एग्रीमेंट हमेशा सर्टेन होना चाहिए। हर एक चीज, सर्टेन का मतलब क्या होता है? सर्टेन का मतलब होता है हर एक चीज स्पेसिफाइड होनी चाहिए। आप लीगल एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो, आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, हर एक चीज स्पेसिफिक होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला कि मैं आपको 20 से 25 तारीख के बीच में 10,000 रुपए दूंगा, क्या ये अपने आप में स्टेटमेंट वैलिड है? देखो, नॉर्मली ऑर्डिनरी लाइफ में हम लोग बातों बातों में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं जिसके लिए हम लोगों को लगता है कि ये ठीक है। लेकिन अगर लीगल सेंस में आओगे तो लीगल सेंस में इस तरीके के सेंटेंसेस की वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई मैं 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में आपको 10,000 रुपए दे दूंगा, तो ऑर्डिनरी लाइफ में देखो तो लोग बोलते हैं ऐसा, भाई इस डेट से इस डेट के बीच में दे देंगे, लेकिन ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये सर्टेन नहीं है। 20 से 25 के बीच में तो बहुत सारी डेट्स आती हैं, 21 भी आती है, 22 भी आती है, 23 भी आती है, 24 भी आती है। कौन सी डेट में दोगे? हर एक चीज स्पेसिफाइड होनी चाहिए, हर एक चीज स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला क्या आप मेरे लिए एक खूबसूरत सा घर बना सकते हैं? आप जो कीमत कहेंगे वो मैं आपको दूंगा। मान लीजिए आप आर्किटेक्ट हैं और मैंने आपसे बोला कि आप मेरे लिए खूबसूरत सा घर बना दो। आपने कहा ठीक है सर बना देंगे, 2 करोड़ रुपए लगेंगे। हमने कहा डन है। अब खूबसूरत आपने घर बनाया, मैंने आपको पैसे दिए। जब मैं घर देखने के लिए आया, मैंने आपसे कहा तुमने क्या बना दिया यार, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कह रहा है सर आप किसी से भी पूछवा लीजिए, घर बड़ा प्यारा है, खूबसूरत है। मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है तुमने खंडहर बना दिया, भूत बंगला बना दिया। आप कहोगे सर आप क्या बात करो, इतना प्यारा घर है। अब आपके मेरे बीच में बहस हो गई ना। क्यों बहस हो गई? खूबसूरत, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ खूबसूरती? हो सकता है कोई चीज मेरी नजर में बहुत अच्छी हो, आपकी नजर में ना अच्छी हो। तो एग्रीमेंट में खूबसूरती को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ खूबसूरती, कि ऐसे ये कलर होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, यहाँ पर लॉन होना चाहिए, यहाँ पर सिटिंग एरिया होना चाहिए, यहाँ ड्राइंग रूम होना चाहिए, यहाँ किचन होना चाहिए, हर एक चीज स्पेसिफाइड होनी चाहिए। अगर एग्रीमेंट में सर्टेनिटी नहीं है, चीजें स्पेसिफाइड नहीं है, तो फिर वो एग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं हो, है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म जैसे कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनते। अगर आपने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया जिसमें परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, जैसे मैंने आपसे कहा मरे हुए आदमी को जिंदा कर दो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, क्या वैलिड है? क्या प्रॉमिस वैलिड है? नहीं वैलिड, बिल्कुल वैलिड नहीं है।
आप आसमान से तारे तोड़ करके ले आओ, मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूं, क्या ये वैलिड है? नहीं वैलिड है, इम्पॉसिबल है। आप जादू से खजाना ढूंढ दो, मैं आपको पैसे दूंगा, क्या ये वैलिड है? नहीं, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। ये सब चीजें बेकार की होती हैं, इन सब की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी जगह नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अभी धीमे धीमे करके जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो आज हम लोगों ने जितने भी एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की इंटेंशन क्या होती है, एग्रीमेंट क्या होता है, तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने समझी। आज पहली क्लास से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ठीक है। तो उम्मीद है कि बेसिक पार्ट आपको समझ में आया होगा। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये सारी की सारी चीजें, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर कवर अप करेंगे। ऑफर के एसेंशियल्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर कवर अप करेंगे ना। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपकी अच्छी रही होगी, फ्रूटफुल रही होगी। धीमे धीमे करके आगे बढ़ेंगे, आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट होगा। जैसा कि पिछली बार भी जेएनजी हम लोगों ने कंप्लीट करी थी सक्सेसफुली, वैसे इस बार भी होगा। और कोशिश करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं सब सारे के सारे रिवीजन आपको एक बार रिकॉल करवा दें। अगर कुछ प्रोविजंस रह भी जाते हैं तो आप उसको मॉड्यूल से पढ़ो, नोट से पढ़ो। अगर कोई भी चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका आपको पर्सनली जवाब दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।